हेलो बच्चों, पहले वीडियो में हमने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था और मैंने आपको बोला था कि वैल्यू एडेड मेथड के बाद हम उसके प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। एक्चुअली बोर्ड में जो मेन होता है वो होता है वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड एक सम और उसके प्रिकॉशंस। कई बार होता है प्रिकॉशंस पूछे जाते हैं, कई बार होता है डबल काउंटिंग के बारे में पूछा जाता है, कई बार होता है कि आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है कि ये जो चीज़ है ये वैल्यू एडेड में आएगी, इसकी वैल्यू हम लेंगे, ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है। ये सब करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके प्रिकॉशंस को समझ लें, जान लें। केवल मेथड जानना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप किसी मेथड को अप्लाई करें तो उसके जो प्रिकॉशंस है उसको लेकर हम चलें। तो आज हम वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस के बारे में पढ़ेंगे। बेटा मैंने पहले भी बोला वैल्यू एडेड मेथड वो मेथड है जिसमें हम तीनों सेक्टर्स के गुड्स को ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है मार्केट प्राइस में उसको जोड़ते हैं, और जब हम जोड़ते हैं तो हमारे हाथ में जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब नेशनल इनकम में। अब ये जितनी सारी चीज़ें हम ले रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, एक्चुअली हम कौन सी चीज़ ले रहे हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बार बार बिकती जाती हैं। मैंने ख़रीदा, मैंने आगे बेच दिया। अब अगर वही चीज़ को हम बार बार काउंट करेंगे अपनी नेशनल इनकम में तो हमारी नेशनल इनकम गलत आएगी। इसलिए ज़रूरी है इसके प्रिकॉशंस को अच्छे से समझना। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रिकॉशंस। सबसे पहला प्रिकॉशन जो हम लेते हैं वैल्यूएटेड मेथड में वो ये होता है कि इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं उसको हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में हमारी मदद करते हैं। मतलब ये वो गुड्स होते हैं जो हमारे लिए फाइनल गुड नहीं है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम इसको यूज़ कर रहे हैं किसी और काम के लिए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स जितने भी होंगे हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड का पहला प्रिकॉशन, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक, क्योंकि अगर हमने इंटरमीडिएट गुड को भी लिया और हमने उससे बने हुए फाइनल गुड को भी लिया तो बेटा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जो होती है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आता है डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो बेटा ये डबल काउंटिंग का मतलब आपने इंटरमीडिएट को भी जोड़ लिया, आपने फाइनल को भी जोड़ लिया और फिर आप दोनों को मिलाकर बता रहे हो, तो मतलब आप तो गलत कर रहे हो ना। आप जो चीज़ यूज़ कर चुके हो उसको भी ले रहे हो, जो करने वाले उसको भी ले रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि इसका आंसर सही आ जाएगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होता है अगर हम इंटरमीडिएट को जोड़ लेते हैं। सेकेंड प्रिकॉशन है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। बेटा कई बार होता है, मैंने अभी बोला मैंने कोई सामान खरीदा, अब मान लो वो सामान मैंने सेकेंड हैंड खरीदा, तो बेटा उस सामान को तो ऑलरेडी पहले नेशनल इनकम में ले जा चुके हैं, मैंने तो सेकेंड हैंड लिया है। और उसी सामान को मान लो मैंने फिर बेच दिया, तीसरे बंदे ने उसको सेकेंड हैंड ले लिया। अब उसी सामान की वैल्यू हम बार बार अगर जोड़ते रहेंगे तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड तो सही आएगा ही नहीं, क्योंकि हम जो ले रहे हैं एक्चुअली हम जो गुड्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं नेशनल इनकम में उसको हम फिर लिए जा रहे हैं। तो जितनी भी सेकेंड हैंड गुड्स होंगी उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेशनल इनकम में अगर सेकेंड हैंड गुड जो है वो अगर कुछ कमीशन है या ब्रोकरेज वगैरह है, अगर उसके थ्रू हो रहा है सेल एंड परचेज, तो इसका मतलब है प्रोडक्टिव सर्विस है, तब हम उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे कोई घर मैंने लिया, वो घर ऑलरेडी नेशनल इनकम में जुड़ चुका है, नेशनल इनकम में जुड़ चुका है। अब वो घर को मैं आगे निकाल रही हूँ, अपने किसी परिचित को दे रही हूँ, इसमें कहीं कोई कमीशन नहीं है, कहीं कोई ब्रोकरेज नहीं है, तो ये जो घर मेरा है ये ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड था, मतलब ये सेकंड हैंड हुआ। लेकिन अगर मैं अपना घर किसी के थ्रू बेच रही हूँ, कोई इंटरमीडिएट में है, कोई ब्रोकरेज है जो मेरे घर को बिकवाने में मदद कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कमीशन उसके पास जा रहा है, अगर ऐसा मैं अपना घर बेच रही हूँ तब मैं इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करूँगी, क्योंकि ये जो है ये प्रोडक्टिव सर्विस है। एक बंदा बीच में आ रहा है, उसको हम पैसे दे रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव सर्विस है। मतलब अगर कोई चीज़ डायरेक्टली बिक रही है बिना किसी ब्रोकरेज के, बिना किसी कमीशन के, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो रही हैं तो ये प्रोडक्टिव सर्विस में कन्वर्ट हो गया, तब हम इसको नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। तीसरा प्रिकॉशन, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन या डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन,
सेल्फ कंजम्पशन। मैं अपने घर में खाना बना रही हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं अपने बगीचे में सब्जी उगा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए कर रही हूँ, सेल्फ कंज्यूम कर रही हूँ मैं। ये जो सर्विसेज मैं अपने घर में दे रही हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े या खाना बनाना या जो भी है, अपने बच्चों को टिफ़िन बनाना, ये सब कुछ हम नेशनल इनकम में नहीं लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी इनकम का पार्ट नहीं है। मुझे इन सब कामों में कोई इनकम नहीं मिल रही है, तो ये तो मैं खुद के लिए ये सब काम कर रही हूँ। हाँ, अगर मैं दूसरे के बच्चों को पढ़ाऊँ तो ट्यूशन हो जाएगी वो। अगर मैं दूसरों के लिए टिफ़िन बनाऊँ तो मैं उसकी पेमेंट लूँगी, तब वो नेशनल इनकम में जाएगा। लेकिन अगर मैं खुद के लिए सेल्फ कंजम्पशन, डोमेस्टिक सर्विस के लिए कोई काम कर रही हूँ तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। चौथा प्रिकॉशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अब बेटा देखो, एक था कि मैंने सर्विसेज करी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, मैंने बोला उसको नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। लेकिन यार मैं ये कह रही हूँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब मैं कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ खुद के लिए, उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये कैसे हुआ? बेटा कोई भी व्यक्ति अपने लिए अगर कुछ गुड्स बनाता है ना, तो वो आपने पढ़ा होगा सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है जब हम कुछ चीज़ अपने लिए बनाते हैं और कंज्यूम कर लें तो जो बचा होता है ना, उसको हम कैसे ना कैसे मार्केट तक लेकर जाते हैं। अगर एक फार्मर अपने पीछे के छोटे से बगीचे में टमाटर ककड़ी ये सारी चीज़ें उगाता है, तो वो अपने कंजम्पशन के बाद वही चीज़ को मार्केट भी ले जाता है। मतलब बेटा सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन मार्केट गया, और मार्केट में जो चीज़ गई उसकी मार्केट वैल्यू हो गई, मतलब वो नेशनल इनकम में आ गया। तो जो मैं सर्विसेज दे रही हूँ अपने घर के लिए, उसका कोई पेमेंट नहीं हो रहा, उसका कोई मेरे को कोई इनकम नहीं मिल रही है। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ तो अपने लिए चीज़ बचा निकाल कर मैं बाकी चीज़ों को जब बाहर तक ले जाती हूँ, मतलब कहीं ना कहीं वो मार्केट तक पहुँच गया है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। पांचवा प्रिकॉशन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। अब इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड, बेटा हाउस या तो हम रेंट पर देते हैं या हम खुद उसको कंज्यूम करते हैं। जब हम उस हाउस को खुद कंज्यूम कर रहे होते हैं, उसकी सारी सर्विसेज को हम इंजॉय कर रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति के बराबर होते हैं जो रेंट पर रह रहा है। ये सारी वैल्यूज़ जो मैं अपने घर का यूज़ कर रही हूँ वो इम्प्यूटेड वैल्यूज़ हैं, जो मैं अपने घर पर रहते हुए पानी की सुविधा ले रही हूँ, मुझे उसके आसपास के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसका पेमेंट कर रही हूँ, भले ही मेरा खुद का घर है। तो ये सारी पेमेंट अगर मैं कर रही हूँ, अगर मैं किसी भी चीज़ से किसी चीज़ का लाभ ले रही हूँ, प्रॉफिट ले रही हूँ, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। हम ये नहीं कह सकते कि मैं रेंट पर नहीं रह रही हूँ तो मेरा कोई पैसा नहीं लगेगा या मैं सरकार को कुछ पे नहीं कर रही हूँ। आपका खुद का भी घर होता है तो भी आप सरकार को पे करते हैं, इसको वैल्यू में ऐड किया जाता है। सिक्स्थ, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। चेंज इन स्टॉक, ज़रा याद करना, वैल्यू एडेड मेथड में एक चीज़ मैंने बोली थी, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब जो चीज़ आपने एक साल में बेची है उसके बाद कुछ ना कुछ बचेगा, कुछ इन्वेंट्री रहेगी, चेंज इन स्टॉक आपके हाथ में रहेगा। ये जो चेंज इन स्टॉक है इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूडेड करेंगे। क्लियर? जो स्टॉक आपके लिए बचा है वो एक्चुअली कैपिटल फॉर्मेशन के काम आएगा, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो बेटा ये 6 प्रिकॉशंस थे जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड में बिल्कुल हमको दिमाग में रखना ही है। ये प्रिकॉशंस आपको जगह जगह काम आएंगे। कई बार हम हड़बड़ी में अगर वो सम जो सॉल्व करेंगे ना उसमें इस तरीके का कोई प्रिकॉशन अगर छोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। तो हमने 6 प्रिकॉशंस पढ़े। सबसे पहला, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। Second, sale and purchase of second-hand goods is not included. Third, production of services of self-consumption are not included. Fourth, production of goods for self-consumption will be included. Imputed value of owner-occupied house should be included. और last, change in stock of goods या inventory stock will be included. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना सब करने के बाद एक जो क्वेश्चन अभी मैंने बोला, डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आप लोग को हर बार आती है कि ये क्या है, वैल्यू एडेड मेथड में डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम क्या है। तो बेटा डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ये है, ये एक सिंपल सा एक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कोई फार्मर है जिसने 500 रुपये में गेहूँ आपको बेचा, 500 रुपये में गेहूँ बेचकर वो चला गया।
मिलर ने उससे आटा बनाया उस गेहूँ से। जब मिलर ने उसको आटे में कन्वर्ट करा तो उसने जो आटा बेचा उसको 700 रुपये में बेचा, मतलब 200 रुपये उसने उसमें जोड़ दिए। तीसरा उसको बेकर ने लिया, बेकर ने उसका ब्रेड बनाया। जब ब्रेड बना के उसने उसको मार्केट तक लेकर आया तो उसने उसमें 300 रुपये और जोड़ दिए, मतलब 700 प्लस 300 इक्वल्स टू 1000। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, बीट की 500, फ्लोर की 700 और ब्रेड की 1000। ठीक। वैल्यू ऑफ इनपुट, जब बीट आया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब इसने लिया मिलर ने लिया तो इसने बीट की इनपुट वैल्यू 500 ली, और जब बेकर ने लिया तो इसने लिया 700 में। लास्ट देखो वैल्यू एडेड, सबसे पहला 500, उसके बाद इसने वैल्यू ऐड कर दिया 200 और लास्ट में इसने वैल्यू ऐड करा 300। बेटा इन तीनों को जोड़ दो, 500 प्लस 200, 700 प्लस 300 इज इक्वल टू 1000। अब ये जो 1000 है यही कंज्यूमर के पास तक जा रहा है। अब या तो मैं ये 500, 200 और 300 इसको भी जोड़ लूँ और ये 1000 भी जोड़ लूँ, तो बेटा ये तो 2000 हो जाएगा। हमारी तो आंसर ही गलत आ जाएगा। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, जो कंज्यूमर के पास तक चीज़ जाती है जिसमें सारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन जुड़े होते हैं, इसको काउंट ना करके हम डायरेक्टली फाइनल गुड को काउंट करते हैं। ठीक। तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम इसलिए आता है कि हम इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों को ले लेते हैं। सबसे डबल काउंटिंग को सॉल्व करने का सबसे सिंपल दो तरीके हैं कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं डबल काउंटिंग। सबसे पहला होता है फाइनल आउटपुट मेथड, जिसमें मैंने आपको कहा कि आप फाइनल आउटपुट का प्राइस ले लीजिए, और सेकंड होता है वैल्यू एडेड मेथड, मतलब आप केवल तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर दीजिए। दोनों को करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कुछ एक चीज़ करिए, वैल्यू एडेड मेथड में आप तीनों की वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 1000 आ रहा है, और आउटपुट मेथड में आप सीधा आउटपुट लीजिए, 1000 आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों में से कोई एक मेथड लेंगे तो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये पूरा मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास इनकम मेथड। ओके, अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे भेजिएगा। ओके, थैंक यू।